दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में आज जमकर बरसे बादल। उमस से जूझ रहे दिल्ली वालों को बारिश ने राहत तो दी, लेकिन राहत से ज्यादा मुसीबत लेकर आई बारिश। भारी बारिश के चलते दिल्ली समेत नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद की कई सड़कें पानी में डूब गई। भारी बारिश की वजह से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के परिसर में भी पानी घुस गया। बारिश ने गाड़ियों की रफ्तार पर भी रोक लगा दी, जिसके चलते कनॉट प्लेस, आश्रम, धौला कुआं, करोल बाग, आजाद मार्केट कई इलाकों में जाम लग गया। मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिनों तक बारिश की चेतावनी जारी की है। चंद घंटों की बारिश से ही दिल्ली एनसीआर बेहाल है, तो अगर 3 दिन तक बारिश होती रही तो दिल्ली एनसीआर का क्या हाल होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में आज हुई तेज बारिश ने सरकारी महकमे की पोल खोल दी है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में करीब 105 मिलीमीटर बारिश हुई है। जगह जगह अंडरपास में पानी भर गया है। नाले की सफाई नहीं होने की वजह से बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। दिल्ली पुलिस ने लोगों को मथुरा रोड और पुराना किला रोड से न जाने की सलाह दी है। पूर्वी दिल्ली की आईटीओ, लक्ष्मी नगर, मध्य विहार में ट्रैफिक का बुरा हाल हो गया। दिल्ली के पौष माने जाने वाले GK1 में सड़कों का हाल नदी जैसा नजर आया। बारिश से दक्षिण दिल्ली के रिंग रोड, मोतीबाग व डिफेंस कॉलोनी, द्वारका के विभिन्न हिस्सों में जलभराव हो गया। पश्चिमी दिल्ली के मोती नगर में एक सिनेमा हॉल में बालकनी में पानी भर गया। सरोजनी नगर के कुछ घरों में भी पानी भर गया। बारिश से तापमान में तेज गिरावट आई है। मौसम विभाग ने पहले ही शनिवार को तेज बारिश की चेतावनी दी थी, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं किए, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भारी बारिश की वजह से अस्त व्यस्त हो गई है मायानगरी मुंबई। बारिश ने सब कुछ ठप कर दिया है। मुंबई में पिछले 24 घंटे से बारिश जारी है और अनुमान के मुताबिक अगले 48 घंटे मुंबई पर भारी रहेंगे। बारिश की वजह से मुंबई की सड़कें गायब हो गई हैं और हर तरफ नजर आ रहा है तो सिर्फ पानी ही पानी। सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से गाड़ियां रेंग रही हैं। भारी बारिश की वजह से मुंबई के निचले इलाकों में ज्यादा पानी भर गया है। मलाड, गोरेगांव, बोरीवली, घाटकोपर, चेंबूर, बांद्रा, अंधेरी, परेल, दादर, कोलाबा में भारी बारिश हुई है। बारिश का असर वेस्टर्न और सेंट्रल लाइन पर पड़ा है। इस लाइन पर ट्रेनें देरी से चल रही हैं। उधर मौसम विभाग के मुताबिक बारिश से अभी राहत की उम्मीद नहीं है। विभाग ने अगले 48 घंटे में भारी बारिश का अनुमान जताया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने आज कहा है कि उनकी पार्टी फूड सिक्योरिटी बिल का विरोध करेगी। मुलायम सिंह ने कहा कि न उन्हें किसी ने मनाया, न उनकी किसी से कोई बात हुई है। देखिए, जो वर्तमान खाद्य विधेयक है तो क्या खिलाफ है। गौरतलब है कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि मुलायम फूड सिक्योरिटी बिल का समर्थन करेंगे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस और मुलायम के बीच अंदर खाने डील हो गई है। बीजेपी ने इसे लेकर हमला बोल दिया है। कांग्रेस पार्टी probably has entered into some kind of an understanding with Mulayam ji. We have an instance of the central government for passing its own bill is using the CBI. एनडीए के प्रधानमंत्री उम्मीदवार को लेकर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। आज एक बार फिर शिवसेना ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की पीएम उम्मीदवारी को लेकर अपना रुख साफ नहीं किया। मोदी पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गोल बोल जवाब देकर अब गेंद बीजेपी के पाले में डाल दी है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि पीएम उम्मीदवार पर सबसे पहले फैसला बीजेपी संसदीय बोर्ड करेगा, जिस पर एनडीए में चर्चा होगी। उद्धव के इन बयानों से तो साफ है कि शिवसेना अभी अपने पत्ते नहीं खोलना चाहती। बीजेपी के पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग होने दो, उनका फैसला होने दो, फिर जब हमारे साथ मुलाकात होगी, बात होगी तो हम कहेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि वो चाहते हैं कि कांग्रेस के लोकसभा चुनाव का मैनिफेस्टो जनता तय करे। राहुल गांधी के इस विचार का कांग्रेसियों ने जहां जमकर स्वागत किया, वहीं बीजेपी ने तंज कसा है। कांग्रेस प्रवक्ता राज बब्बर का कहना है कि राहुल गांधी बधाई के पात्र हैं और हर आदमी को राहुल गांधी की तारीफ करनी चाहिए। जबकि बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन का कहना है कि जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने का फैसला ले लिया है। जनता ने तो तय कर लिया है कि कांग्रेस को विदा करना है, यही जनता का मैनिफेस्टो। राहुल जी ने बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाया है और इसके लिए वो साधुवाद के योग्य है। मिशन 2014 के लिए बीजेपी की कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी को उनके ही प्रदेश में घेरने के लिए टीम राहुल ने पूरी तैयारी कर ली है। कांग्रेस ने गुजरात में मोदी के खिलाफ पोल खोल अभियान चलाने का फैसला किया है। अगले 3 महीनों में आंदोलन कर कांग्रेस से साबित करने की कोशिश करेगी कि नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल में कई खामियां हैं। राहुल के साथ हुई बैठक के बाद कांग्रेस ने गुजरात में अगले 3 महीने तक मोदी की विकास योजनाओं की पोल खोलने का प्लान तैयार किया है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए नरेंद्र मोदी की इमेज चमकाने की कोशिश के बीच कांग्रेस ने भी इससे निपटने की तैयारी कर ली है। मोदी से मुकाबला करने के लिए हर राज्य के 10-10 कांग्रेसियों को 2 दिन की IT ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए मोदी की तर्ज पर ही बेंगलुरु से साइबर एक्सपर्ट बुलाए जा रहे हैं। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी भी 2 दिन की इस ट्रेनिंग में मौजूद रहेंगे। दिल्ली से सटे गुड़गांव के हाई प्रोफाइल गीतांजलि मर्डर केस में पुलिस ने गीतांजलि के पति सीजेएम रवनीत गर्ग पर हत्या का केस दर्ज कर लिया है। गुड़गांव पुलिस ने गीतांजलि के भाई प्रदीप अग्रवाल की शिकायत के बाद सीजेएम रवनीत गर्ग पर धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया है। गीतांजलि के भाई ने सीजेएम रवनीत गर्ग के अलावा गीतांजलि की सास और ससुर के खिलाफ भी केस दर्ज करवाया है। गीतांजलि के भाई ने जो FIR लिखवाई है उसके मुताबिक रवनीत गर्ग का परिवार शादी के बाद से ही दहेज की मांग कर रहा था। इसके अलावा बेटा नहीं होने की वजह से भी पति रवनीत गर्ग गीतांजलि से झगड़ा किया करता था। दरअसल 2 दिन पहले रवनीत गर्ग की पत्नी का शव
गुड़गांव के ही पुलिस लाइन के पास मिला था। पहले इसे खुदकुशी माना जा रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की बात सामने आई थी। बिहार के छपरा मिड डे मील हादसे में CFSL की रिपोर्ट आ गई है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में आज साफ हो गया कि बच्चों के खाने में कीटनाशक का इस्तेमाल किया गया था। बिहार पुलिस के मुताबिक ऑर्गेनोफॉस्फोरस नाम के इस कीटनाशक का इस्तेमाल खेती के लिए किया जाता है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद अब ये सवाल उठने लगा है कि मिड डे मील में इस कीटनाशक को जानबूझकर मिलाया गया था या फिर गलती से कीटनाशक का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए किया गया। हालांकि पुलिस अभी भी इस बात को नहीं बता पा रही है, क्योंकि इस मामले के आरोपी प्रिंसिपल मीना कुमारी और उसका पूरा परिवार घटना वाले दिन के बाद से ही फरार है। आज आई फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ये साफ हो गया है कि खाने में तेल की जगह कीटनाशक का इस्तेमाल किया गया था। भोजन के नमूनों में GCMS उपकरण पर मानक विश्लेषण प्रक्रिया द्वारा मोनोक्रोटोफॉस नामक ऑर्गेनोफॉस्फोरस पदार्थ पाया गया है। जम्मू कश्मीर के रामबन में 2 दिन बाद भी तनाव कम नहीं हुआ है। हालात से निपटने के लिए पूरे इलाके में प्रशासन ने कर्फ्यू लगाया हुआ है। तनाव को देखते हुए प्रशासन ने आज फिर अमरनाथ यात्रा को रोक दिया है। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच कई जगहों पर झड़पें भी हुई हैं, जिसमें 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। किसी भी तरह की अफवाहों को रोकने के लिए प्रशासन ने मोबाइल और इंटरनेट सेवा को पहले ही बंद कर दिया था। दरअसल जम्मू कश्मीर के रामबन इलाके में हिंसा तब भड़की जब कुछ लोगों की भीड़ ने BSF कैंप पर धावा बोल दिया। भीड़ को काबू करने के दौरान सुरक्षा बलों को फायरिंग करनी पड़ी और इसमें 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। चेन्नई से दिल्ली आ रही ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस को हथियारबंद लुटेरों ने बनाया अपना निशाना। आगरा से मथुरा के बीच हुई इस वारदात में लुटेरों ने हथियारों के दम पर चलती ट्रेन में जमकर लूटपाट मचाई और विरोध करने वाले यात्रियों के साथ मारपीट भी की। 4 से 5 बदमाशों के इस गिरोह ने ट्रेन के AC कोच से गहने, पर्स और मोबाइल लूटे और ठीकम स्टेशन के बाद चेन खींचकर भाग गए। ट्रेन के मथुरा पहुंचते ही यात्रियों ने जमकर हंगामा किया और रेलवे पुलिस को अपनी शिकायत दर्ज कराई। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे पुलिस भी सख्ते में आ गई। लगभग 1 घंटे बाद रेलवे के अधिकारियों ने यात्रियों को जांच का भरोसा देकर ट्रेन को रवाना किया। यूपी के बिजनौर में 17 साल की एक नाबालिग लड़की को इलाके के 5 दबंगों ने पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। हैवानों की हैवानियत का शिकार हुई लड़की को परिवार वाले अस्पताल ले गए, लेकिन लड़की ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। दरअसल लड़की पर गांव की पंचायत ने आरोप लगाया था कि इसने एक लड़की को भगाने में मदद की है। बस इसी बात से बौखलाए हैवानों ने लड़की को जिंदा जलाकर उसके घर के बाहर फेंक दिया। मरने से पहले लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया, जिसमें गाँव के ही 5 लोगों पर उसने जलाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने लड़की के पिता की तहरीर पर मामला दर्ज कर एक आरोपी होमगार्ड कैलाश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस घटना में बाकी 4 आरोपियों की तलाश कर रही है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक महिला ने दहेज की मांग से परेशान होकर अपनी 2 साल की मासूम बच्ची के साथ सुसाइड कर लिया। दरअसल मीनाक्षी की शादी 3 साल पहले दीपक शर्मा के साथ हुई थी। शादी होने के बाद से ही उसके ससुराल वाले उसे कम दहेज देने का ताना मारने लगे थे और शादी के बाद मीनाक्षी के माँ बाप से एक बड़ी गाड़ी देने की मांग करने लगे, जिसके चलते मीनाक्षी बहुत परेशान चल रही थी। अपनी और अपनी मासूम बेटी की जिंदगी खत्म करने से पहले मीनाक्षी ने एक सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें उसने दहेज की मांग का जिक्र किया है। पुलिस ने मीनाक्षी के परिवार वालों की शिकायत पर मीनाक्षी के पति दीपक शर्मा और उसके माँ बाप के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। कश्मीर घाटी के बांदीपोरा जिले में नियंत्रण रेखा पर गुरेज सेक्टर में शुक्रवार की रात करीब 3 आतंकियों ने सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश की। तीनों ही आतंकियों को घुसपैठ करते हुए सेना ने देख लिया तो आतंकियों ने सेना के जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। सेना के जवानों ने भी आतंकियों की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब देते हुए जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक आतंकी वहीं ढेर हो गया और बाकी 2 आतंकी POK की तरफ वापस भाग गए। LOC पर मारे गए आतंकी के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। पिछले कुछ महीनों में आतंकियों की 6वीं घुसपैठ की कोशिश है, जिसे सेना ने नाकाम कर दिया है। आंध्र प्रदेश में लगातार पिछले 15 दिनों से हो रही बारिश से गोदावरी नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है, जिसके चलते आंध्र के 4 जिलों करीमनगर, वारंगल, निजामाबाद और खम्मम में भारी तबाही हुई है। दरअसल आंध्र प्रदेश में समय से पहले मानसून आ गया है, जिससे गोदावरी नदी अपने 58 फीट के उच्चतम स्तर को पार कर चुकी है। बाढ़ से अभी तक 10 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 150 गाँवों के 2000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। मौसम विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अभी और कुछ दिन भारी बारिश हो सकती है। सरकार ने बचाव कार्य तेज कर दिया है और साथ ही सेना से 4 हेलीकॉप्टर और मदद की अपील की है। बताया जा रहा है कि 1986 के बाद से ये पहला मौका है जब गोदावरी ने ऐसा रुख अख्तियार किया है। बसंती को पाने के लिए शोले के वीरू ने पानी की टंकी पर चढ़कर जो अनशन किया था, तभी तो राजस्थान के कोटा की बसंती चढ़ गई पानी की टंकी पर और शुरू कर दिया अपना अनशन। लेकिन इस बसंती का अनशन अपने वीरू के साथ शादी रचाने के लिए नहीं है, बल्कि उसे सजा दिलाने के लिए है। दरअसल ये बसंती अपने वीरू यानी अपने पतिदेव
जो कि पुलिस कांस्टेबल हैं, उनको सस्पेंड कराना चाहती है और पानी की टंकी पर चढ़कर ये महिला इस बात की डिमांड कर रही है। इस महिला का आरोप है कि इसके पति ने उसे धोखा देकर किसी दूसरी औरत से शादी कर ली है। अब वो उसे धोखे की सजा दिलाना चाहती है। महिला की इस नौटंकी को देखकर वहाँ सारा प्रशासन इकट्ठा हो गया। जहाँ प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारियों ने इस महिला की मान मनोबल की, वहीं पति पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। तब कहीं जाकर ये महिला टंकी से नीचे उतरी।